हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं राहु के शुभ प्रभाव की। जरूरी नहीं कि सभी की जन्म पत्रिकाओं में या हथेली की रेखाओं में राहु सदैव अशुभ ही योग उत्पन्न करते हों। राहु यदि शुभ दृष्टि में किसी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हों तो कहीं का कहीं उस व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। यानी कि हर स्थिति में राहु को अशुभ न समझा जाए। आज उसी में से मैं राहु से संबंधित अरिष्ट भंग योग की आपसे बात करने वाला हूँ। आइए फिलहाल आज का पहले हम पंचांग देखते हैं। 17 जून सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। 9 ग्रह होते हैं जिसमें राहु और केतु मात्र छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु की महादशा भी छोटी मोटी नहीं होती है, 18 वर्षों की होती है। राहु की महादशा हो या अंतरदशा हो या प्रतंत्र दशा हो या सूर्य किसी भी रूप में राहु के साथ हो या चंद्र राहु के साथ हो, यानी कि ग्रहण दोष की उत्पत्ति हो जाती है। वहीं राहु अगर बृहस्पति के साथ आ जाए तो गुरु चंडाल दोष की उत्पत्ति कर देते हैं। कहने का भाव, राहु को लेकर के ज़्यादातर नकारात्मक सोच ही व्यक्ति की बनी होती है, लेकिन राहु से संबंधित कुछ बहुत अच्छे योग भी होते हैं जिसमें अरिष्ट भंग योग भी है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो शेयर मार्केट का काम करते हैं या किसी भी तरह का दलाली का, कमीशन का काम करते हैं। उस स्थिति में यदि ऐसे व्यक्तियों का राहु प्रॉपर स्थिति में कुंडली में संचरण कर रहा हो तो आप माने न माने उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा वो फल देंगे। आइए अब मैं आपको एक राहु से संबंधित एक योग की जानकारी दे देता हूं, जो राहु के माध्यम से ही वो योग उत्पन्न होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं आपको विशेष प्रकार का जीवन में लाभ अवश्य देगा। आइए जाने अब उस योग के बारे में। अरिष्ट भंग योग। अरिष्ट भंग योग क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। यदि किसी जन्म कुंडली का लग्न, आपके सामने ये जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में इसमें लग्न क्या है, 1 नंबर है, मेष है। इसी के साथ दूसरी कुंडली देखो, इसमें क्या है, वृषभ है, 2 नंबर है, यानी कि वृष लगन है। एक कुंडली और देखें, इसमें कौन सा लगन है, कर्क लगन है, 4 नंबर का। तो यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में मेष लगन हो, वृष लगन की कुंडली हो या कर्क लगन की कुंडली हो और उसी के साथ साथ राहु उस कुंडली के 9वें भाव में या 10वें भाव में या 11 भाव में, ये 3 भाव हैं। नवम, जहाँ पे देखो एरो जा रहा है, नवम, फिर ये 10वीं, फिर ये 11। इन 3 भाव में से कहीं पर भी आएगा तो एक ही जगह राहु, तीनों में तो बैठ नहीं सकता। किसी भी एक भाव में हो और उस व्यक्ति का लगन क्या हो, मेष लगन हो, एरो देखिए, मेष लगन हो या वृषभ लगन हो या कर्क लगन हो, और राहु जो हो 9वें में हो या 10वें में हो या 11 भाव में हो, इनमें से किसी एक स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति से जो योग बनता है उसे हम अरिष्ट भंग योग कहते हैं। उस योग का नाम अरिष्ट भंग होता है। अब इसका लाभ क्या है, लाभ भी देखिए। यह योग शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस योग में जन्मा जातक
बलवान, अनेकों कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला और जीवन में अच्छी पदोन्नति को प्राप्त करने वाला माना जाता है। तो देखो, कहने का भाव, राहु हमेशा अशुभ ही नहीं होते हैं। हर व्यक्ति को ज्योतिष नहीं आती है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को और आपको अच्छे से समझा देता हूं। लगन 12 प्रकार के होते हैं। राशियां कितनी होती हैं? 12। किसी भी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव को, यानी कि पहला खाना जो ऊपर का होता है, उसे हम लगन कहते हैं। अब उस लगन में जरूरी नहीं एक सही अंक हो, किसी के 2 हो सकता है, किसी के 4 हो सकता है, किसी के 5 हो सकता है। तो आज जो हमने परिभाषा बताई है, जिस जातक का मेष लगन हो, यानी कि लगन में 1 नंबर लिखा हो, या लगन में 2 नंबर लिखा हो, या लगन में 4 नंबर लिखा हो, यानी कि कर्क लगन हो, और जिस पोजीशन में मैंने राहु आपको बताया है कि उस पोजीशन में उस व्यक्ति का राहु विद्यमान हो, यानी कि 9वें भाव में राहु हो, या उसके 10वें भाव में राहु हो, या उसके एकादश भाव में राहु हो, तो ये अरिष्टभंग योग बनता है। इस प्रकार से ही राहु से और केतु से संबंधित भी अनेकों प्रकार के योग बनते हैं। ऐसी एक योग कह ले, दोष कह ले, काल सर्प की युति भी बनती है। तो काल सर्प में भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा से ना डरा करे, ये भी 12 प्रकार का होता है, और इसमें इसके प्रकार जब अच्छे से देखे जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलता है। तो बात बात पर आप राहु को लेकर के या किसी भी ऐसे ग्रह को लेकर के या किसी ऐसे योग को लेकर के आपको घबराना नहीं चाहिए। किसी अच्छे विद्वान से, मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखाइएगा। और कई बार जिस योग को लेकर के आप डर रहे होते हैं, अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, अनेकों बार ऐसे फ़ोन आ जाते हैं कि हमारी बेटी तो मंगलिक है, हमारा बेटा तो मंगलिक है, या हमारे बच्चे को तो काल सर्प है। तो फिर जब हम उनकी कुंडली को पढ़ते हैं, उन्हें बता देते हैं कि भाई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम यूज़ नहीं करते हैं, 1-2 सेंटेंस में आपको समझा देते हैं कि आपके बच्चे को, बच्ची को यदि काल सर्प है तो भय बिल्कुल ना करें। और जिनके पास हमारी वैदिक जन्मपत्रियाँ बन कर के जाती हैं, उसमें भी हम काल सर्प से संबंधित बहुत हल्का सा उपाय, 1-2 उपाय ही लिख करके भेजते हैं। बाकी अन्य उपाय हम उसमें से क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, उपाय की जरूरत नहीं होती है। तो काल सर्प योग में जन्मा जातक भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। ऐसे में आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन आज सब्जेक्ट कुछ और है। इसलिए किसी भी अशुभ योग को देख करके हमारे साधक एकदम घबराया ना करें। बस उस समय आवश्यकता है किसी अच्छे व्यक्ति से मिलें और राय लें। आज ही हमने छोटा सा योग बताया, देखने में अजीब सा लगेगा, लेकिन कितना बड़ा उसका जीवन में उस व्यक्ति को फायदा होता है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक बार अपने जीवन में अपनी अपने बच्चों की किसी की भी वैदिक जन्म पत्रिकाएं जरूर बनवा करके रखें, ताकि वो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। कहीं ना कहीं ये जीवन है, इसमें नाना भांति की समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर वैदिक रूप की जन्म पत्रिका होती है आपके पास, तो किसी भी निकटतम आचार्य जी को दिखाइए और आपकी समस्याएं जो हैं उसमें ही छिपी हैं। क्योंकि जब वो उस गणित को पढ़ा जाता है, जैसे कुंडली एक ही है सबकी, लेकिन किसी की कुंडली में कोई ग्रह कहीं है, किसी के में कोई ग्रह कहीं है, और उन ग्रहों के हेर फेर से, उन ग्रहों के अंतर से ही नाना भांति के योग बनते हैं। अच्छे भी बनते हैं और कमजोर भी बनते हैं। कमजोर योगों का उपाय हो जाता है। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझ में ज्योतिष के बारे में जरूर आया होगा। इन्हीं शब्दों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।